नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां इस वक्त राजनीति एनडीए में खासतौर से खूब गरमाई हुई है। सब कुछ वहां पर इस वक्त ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के मुंगेर जिलाध्यक्ष राजेंद्र भारती को सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि उन्होंने बयान दिया था कि बिहार में एनडीए गठबंधन अटूट है। चिराग पासवान के इस कदम से मतभेद सार्वजनिक हो गए हैं, सार्वजनिक पटल पर आ चुके हैं कि यानी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मनीष कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, यहाँ एक तरफ हम देख रहे थे प्रधानमंत्री के संबोधन में जब उन्होंने छठ मैया का जिक्र किया, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति का इशारा हुआ था। बिहार की राजनीति में इस वक्त अंदरूनी खाते क्या कुछ चल रहा है? एनडीए में कहीं ना कहीं खटपट चल रही है, क्योंकि जिस तरह से जिलाध्यक्ष को मुंगेर के हटाया गया है यहाँ पर एलजेपी ने, बातें बहुत सी उजागर हो रही हैं। यह देखिए, निश्चित रूप से एनडीए के तीनों घटकों में नहीं, खासकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में रिश्तों में खटास आई है और इसका फैसला आगामी एक हफ्ते में चल जाएगा कि क्या चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या नहीं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। चिराग पासवान का कहना है कि नीतीश कुमार उन्हें राजनीतिक रूप से भाव नहीं देते हैं, उनके फोन कॉल को रिटर्न नहीं करते हैं, उनकी चिट्ठियों को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक हैसियत से ज्यादा उम्मीद रखते हैं और वो जिस प्रकार से एनडीए में रहकर सरकार को घेरने की कोशिश की, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना संकट के बाद जैसे उन्होंने सार्वजनिक आलोचना की है, वैसे में अब उन्हें किसी भी प्रकार का एक तरह से जो वो राजनीतिक गुडविल वो एक्सपेक्ट करते हैं वो शायद संभव नहीं है। अब बात रह गई कि आने वाले दिनों में क्या होगा। आने वाले दिनों में विधान परिषद के 12 सीटों का राज्यपाल के द्वारा मनोनयन करना है, जिसमें यह अभी तक तय माना जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड के खाते में 7 और बीजेपी के खाते में 5 आएगी, 5 सीटें मिलेगी। लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि लोकसभा में जिस प्रकार 17-17-6 हुआ, उसी तरीके से उसी आधार पर इस बार भी 5-5 2 सीटों का बंटवारा होना चाहिए, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी को भी 2 सीटें इस विधान परिषद के चुनाव में या विधान परिषद के मनोनयन में उन्हें भी मिलनी चाहिए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेता कहते हैं कि ये सब कुछ अभी फिलहाल उतना संभव नहीं है। ये सब अब चिराग पासवान को बीजेपी से बातें करनी होंगी। बीजेपी के जो बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव हैं, पिछले हफ्ते उन्होंने चिराग पासवान से भेंट की थी, कल शाम में उन्होंने नीतीश कुमार से बातचीत की थी। तो बीजेपी इस बात को लेकर खुश है कि कम से कम उसे अब बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेता कहते हैं कि भले बीजेपी ये माने कि वो बड़े भाई के नेता में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी से पीछा छूट गया है। अब जो सीटों का तालमेल होगा पहले जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच होगा, और बीजेपी जो भी चाहेगी वो अपने खाते से लोक जनशक्ति पार्टी को विधानसभा में हो या विधान परिषद में वो अपने खाते से सीटें देगी। जया जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। विस्तार से वहाँ की राजनीति में क्या उठापटक चल रही है वो बताने के लिए। इस साल के आखिर में बताया जा रहा है बिहार के वहां पर राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं। उससे ठीक पहले एनडीए के 2 घटक दल की बात करें, चाहे एलजेपी चाहे जेडीयू, उसमें खटपट होती हुई नजर आ रही है। और वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं वहां गठबंधन और तेजस्वी यादव पर दिए बयान के बाद आरजेडी ने अपना रुख एक बार फिर से यहां पर साफ कर दिया है। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना था कि शक्ति सिंह गोहिल राज्य में कांग्रेस के प्रभारी हैं। आरजेडी का फैसला है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव हैं। कांग्रेस का फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है, ये पहले से ही तय है, हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, ये आरजेडी कह रही है। और उनका कहना है कि शक्ति सिंह गोहिल का कहना भी गलत नहीं है, जब हम सब साथ बैठेंगे तो तेजस्वी के नाम पर सिर्फ मोहर लगनी बाकी रहेगी।
और बिहार में हर साल बरसात में तमाम नई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। बाढ़ के कारण कई इलाके महीनों तक एक दूसरे से कटे रहते हैं। गांव और कस्बों को जोड़ने वाले कई पुल अक्सर पानी के तेज कटाव में बह जाते हैं। एनडीटीवी ने जनवरी में एक ऐसे इलाके की रिपोर्ट आपको दिखाई थी जहां हर साल बारिश में बांस से बना पुल बह जाता है। चुनावी साल में यहां के लोग उम्मीद बांधे हुए हैं कि इस बार शायद पक्के पुल का काम यहां पर शुरू हो जाए। इस नदी को पार करने के लिए बांस का चचरी पुल बनाते हैं गांव वाले। बरसात आते ही ये पुल बह जाता है। इस बार भी बह गया है। पुल के लिए बांस भी गांव वाले अपने पैसे से खरीदते हैं और छोटी नाव के लिए भी अपना ही पैसा लगाते हैं। लोग इस तरह की डोंगी या छोटी नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। इससे पहले नदी में चचरी पुल था। अभी देखिए दरिया में पानी आ गया। पानी आने के बाद जो है वो पुल तो चचरी पुल धंस गया। अब नाव चल रही है। अगर आदमी यहाँ से नहीं जाएंगे तो उनका नमक तेल सब्जी कैसे आएगा। बसैठा ही हम लोगों का जो भी कुछ है बसैठा ही है। अगर बसैठा हम लोग नहीं जाएंगे तो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। 15 साल नीतीश जी जो है हुकूमत किए यहाँ बिहार में, लेकिन आज तक जो है हम लोगों का समस्या हल नहीं हुआ। हॉस्पिटल ले जाना होता है, वही खाट पे रखते हैं। अगर कोई डिलीवरी केस है तो खटिया पे रख के 4 आदमी 6 आदमी मिल करके जो है उसको ले जाते हैं ड्योढ़िया में। बारिश के दिन में तो बड़ी परेशानी हो जाती है। गिरते पड़ते कैसे भी करके जो है हम लोग खटिया पे रख के ले जाते हैं। मजबूरी के हालात में हम लोग को जब मजबूरी आता है तो जान के बाजी भी खेल करके ज़रूरत के आगू जाना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग को इतना है कि सब 3-4 महीना के अंदर में जो है समझिए हम लोग को बहुत मजबूरी है। कारण कि अगर कोई जान भी मर जाएगा उसके लिए रास्ता पैरा कोई हिसाब नहीं है। नहीं बांध दूर है, नहीं सही नहीं पुला है, ना उसके आशा है। नाव पर जो है से जाते हैं मजबूरी जान के बाजी खेल करके। क्या करें, मजबूरी तो जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो काम ही नहीं चलेगा। कई लोग इस नदी में डूबे भी हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं है। हम लोग किस दशा दुर्दशा में जी रहे हैं इसका सुध लेने वाला तो खैर अभी कोई नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन करीब आएगा तो सभी नेता आएंगे और वादे करेंगे हम पुल बनवा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन इसी वादे का शिकार हम तो अपनी अकल में हुए, ये हमारे पूर्वजों ने इसी वादे का शिकार हुए। चाहे वो कांग्रेस का टाइम हो या बीजेपी का टाइम हो। 2 बार इस क्षेत्र से शकील साहब भी एमपी रह चुके हैं, हुकुमदेव बाबू भी 3 बार रहे हैं, वह उनके पुत्र अशोक यादव भी अभी एमपी है। लेकिन वादा सभी ने किया, लेकिन वादे पे खड़े कोई नहीं उतरे। यही वजह है कि हम लोग को दर दर की ठोकर खाकर इसी नदी में जान जोखिम में डालकर नाव से नदी के उस पार जाना पड़ता है मूल सुविधा की चीज लाने के लिए। नीतीश कुमार पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो भी पुल नहीं बनवा पाए हैं, जबकि उनके मंत्री 2018 में ट्वीट कर कह चुके हैं कि चचरी पुल का जमाना अब चला गया। कुछ महीनों में बिहार में चुनाव है, नेता फिर वोट मांगने आएंगे और पुल बनाने की कसम उठाएंगे। अगली बरसात में फिर आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर हम आएंगे। मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं खून से लिखे खत की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लालजी यादव ने अपने मुखिया अखिलेश यादव और फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को खून से खत लिखकर बहन के इलाज के लिए मदद मांगी। समाजवादी युवजन सभा से जुड़े लालजी के बहन की किडनी खराब हो गई थी और इसके इलाज के लिए वो केजीएमयू और एसजीपीजीआई जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर इस खत के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलमणि त्रिपाठी ने ट्विटर पर इलाज कराए जाने का आखिरकार विश्वास दिलाया और आश्वासन दिया। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। महामारी के बीच चारधाम की यात्रा यहां पर शुरू हो चुकी है। फिलहाल सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को ही यात्रा करने की इजाजत दी गई है। पहले दिन उत्तराखंड देवस्थानम मैनेजमेंट ने श्रद्धालुओं के लिए 422 ई पास जारी किए। 154 ई पास बद्रीनाथ मंदिर के लिए जारी किए गए, जबकि 165 केदारनाथ के लिए, 55 गंगोत्री मंदिर के लिए और 48 यमुनोत्री के लिए किए गए। उत्तराखंड के चमोली जिला प्रशासन ने बद्रीनाथ में चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां वक्त रहते पूरी कर ली थी और इस बार इस यात्रा को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, क्योंकि कोरोना के खतरे की वजह से जिन रास्तों से यात्रा होकर ये गुजरनी है वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अच्छा खासा विरोध जताया अपना। प्रदेश कांग्रेस ने भी राज्य सरकार पर यात्रा को लेकर जल्दबाजी करने का आरोप लगाया था।
और अब बात करते हैं झारखंड की राजधानी रांची की, जहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव आरा केरम कई मामलों में मिसाल कायम करता रहा है और इस बार उन्होंने गांव से मच्छरों का खात्मा कर एक बार फिर से मिसाल कायम कर दी है। मच्छरों के प्रकोप और उनसे फैलने वाली बीमारियों से लोग तंग आ चुके थे और आखिर में गांव के लोगों ने इससे निजात पाने के लिए घर घर जाकर साफ सफाई पर जोर दिया। फिर गांव में जितने भी पानी के स्रोत थे उन सबको ढक दिया गया। जहां जहां जल जमाव होता था उन सभी जगहों को मिट्टी और रेत से भर दिया गया और अंत में गांव वालों की कोशिश रंग लाई और अब इस गांव में मच्छर करीब करीब कह सकते हैं कि गायब हो चुके हैं। इस गांव में लोग रक्तदान के लिए जो है लाउड स्पीकर पर अपील के बाद घर से निकल आते हैं। ये तमाम कोशिशें भी यहां पर की गई हैं। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी इस गांव की तारीफ की है। गुजरात की बात करते हैं। इस साल आकाशीय बिजली गिरने से कई राज्यों में हालांकि बड़ी संख्या में लोगों के मरने की खबर आई। गुजरात के सौराष्ट्र से मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की जान चली गई। इस क्षेत्र में भारी बारिश दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक जामनगर जिले के लालपुर में रक्का गांव के खेत में बिजली गिरने से एक महिला और उसके 12 साल के बेटे की मौत हो गई। वहीं द्वारका जिले के एक गांव में 2 महिलाओं की जान चली गई। और अब बात करते हैं 3 किलोमीटर लंबी भारतीय रेल की मालगाड़ी की। इसे सुपर एनाकोंडा भी कहा जा रहा है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ा। मालगाड़ी में 177 डिब्बे, 3 इंजन थे और यहां पर काफी हजारों टन माल की ढुलाई अब एक साथ हो पा रही है। बिलासपुर चक्रधरपुर डिवीजन के बीच ये रेलगाड़ी दौड़ी। लग रहा है तीनों पार्ट लोड है। असम का बाढ़ से इस वक्त बुरा हाल है। 15 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 23 जिलों के 2000 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। 25,000 लोग राहत शिविरों में हैं, जहां कोविड के नियमों पर भी अमल चल रहा है। एक दिन में बाढ़ की वजह से 3 लोगों की मौत भी हुई है। कुल 27 मौतें अभी तक बाढ़ की वजह से हो चुकी है। बारपेटा जिले के बागपर इलाके में जाकर एनडीटीवी ने हालात का जायजा लिया। 55 साल के सब्जी विक्रेता अब्दुल काइजुद्दीन और उनके घर के 8 लोगों के लिए बाढ़ कोई नई चीज नहीं है। अपने गांव कंचनपुर में उन्होंने कई बार बाढ़ करीब से देखा है। ये गुवाहाटी से 130 किलोमीटर पश्चिम में है, लेकिन ऐसी बाढ़ उन्हें कभी याद नहीं। पहले ही उनकी कमाई पर लॉकडाउन और कोरोना के डर की मार पड़ चुकी थी। अब जिन खड़ी फसलों और सब्जियों से आखिरी उम्मीद थी वो बाढ़ के पानी में समा गई है। আমি তো সব তলাই গেছে, खेती तो আর करा नहीं। हमने बहुत बाढ़ देखी, लेकिन इस बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। इतनी विशाल बाढ़ तो पहले कभी नहीं देखी। हमारी पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई। এতে আমি প্ল্যাটফর্মত আছি। जो काइजुद्दीन का हाल है वही बागबर विधानसभा के हजारों परिवारों का है। सबसे बुरी मार गांव के गरीबों पर पड़ी है। लॉकडाउन से गुजारा मारा गया था। लोग अपनी उगाई हुई सब्जियों और अनाज के सहारे जिंदा थे, अब वो भी जा चुकी। 35 साल के फखरुद्दीन हमें नाव से बाढ़ में डूबे अपने घर तक ले जाते हैं। वो मछुआरे हैं। 4 लोगों का परिवार है। बाढ़ का पानी बढ़ने के बावजूद वो राहत शिविर में जाना नहीं चाहते। वहाँ कोरोना का खौफ है। लॉकडाउन के बीच बाढ़ आ गई है। इसने हमें तोड़ दिया है। कोरोना के डर में हम कैसे राहत शिविर चले जाएं? किसी का पेट में जो खाना वो खाना कोविड ने लेके जा रहा है। जो यहाँ पे जो लोग रहता है हर लोग मजदूर है। कोई लोग बाहर काम नहीं कर पा रहा है। और जो फ्लड है, ये फ्लड तो हम लोगों का जो मौत का प्याला होता है, यह मौत हर बार हम लोगों के लिए आता ही है। कांग्रेस के स्थानीय विधायक शर्मन अली अहमद बागबर के भीतरी हिस्सों में घूम घूम कर राहत सामग्री बांट रहे हैं। बाढ़ नई बात नहीं है और इस बार इस इलाके पर बुरी मार पड़ी है, लेकिन ये ऐसे समय आई है जब हम कोविड के साथ जीना सीख रहे हैं। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कोविड पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब हमें बाढ़ से भी लड़ना है और देखना होगा
कि दोनों से कैसे निपटें। ब्रह्मपुत्र अपने पूरे उफान पर है। दशकों से करीब 2000 गांव पूरी तरह बह चुके हैं और करीब 1.5 लाख परिवार बेघर और बेदखल हैं। इस बार चुनौती अलग है और कहीं ज्यादा कड़ी है। बाढ़ से भी लड़ना है और कोरोना जैसी बीमारी से भी। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।